मैं सीबीएसई का प्रभावित छात्र लक्ष्य मिश्रा पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपको अगर ये अपना छोटा इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं कक्षा 10वीं का अपने जिले का टॉपर रहा हूँ और मैंने 95.8% हासिल की। मैं पढ़ाई में बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 13 मई को सीबीएसई का जो रिजल्ट आया मेरे पाँव से जमीन खिसक गई। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष अपने हिंदी विषय की एक कॉपी लाया हूँ। आपको इसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सीबीएसई में हिंदी में 60 नंबर लाए हैं। जब मैंने अपनी कॉपी मंगाई तो मुझे पता चला कि इसमें 17 नंबर और बढ़ने थे। अभी मैं आपके समक्ष का प्रश्न 7वें का फर्स्ट पार्ट दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने लिखा है, जो कि मैंने अपनी कॉपी में साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं। परंतु शिक्षक ने 7वें के फर्स्ट का सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पार्ट साइन किया है। कहा जाए उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो चेक किया है, जो कि गलत है। और ये मेरे पास सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है। आप सभी को मार्किंग स्कीम मिलेगी। आप सभी मिला सकते हैं इस मार्किंग स्कीम को कि मेरे नंबर बढ़ने थे कि नहीं बढ़ने थे। मेरे पास आज साक्ष्य है। चलिए, मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि मेरी हिंदी में गलत थी, मेरी हिंदी में नहीं बढ़ने चाहिए थे। तो अब मैं आप सभी के समक्ष एमसीक्यू लाना चाहता हूँ, केमिस्ट्री का एमसीक्यू। आप सभी देख सकते हैं कि 6वें का बी है और उसमें नंबर नहीं मिला है। तो ये रही सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, 6वें का बी। चलिए अब रीवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो ये रही मेरी नई मार्कशीट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ में 1 नंबर बढ़ा है, जो कि उन्हीं की गलती थी, उनको बढ़ाना था। और केमिस्ट्री में मेरा 1 नंबर नहीं बढ़ा। ये बात 1 नंबर, 2 नंबर या 17 नंबर या रैंक की नहीं है। ये बात है परिश्रम की। मैंने परिश्रम किया था, मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला। मेरे माता पिता आज परेशान हैं कि मेरा बेटा कोई कदम ना उठा ले। उनकी नींद चौपट हो गई। सिस्टम की गलती से आज मेरा भविष्य चौपट होने पे खुला है। मैं क्या बताऊं, मैं भावुक हो रहा हूं। लेकिन क्या ये दैनिक भास्कर की एक प्रतिलिपि है, जो दैनिक भास्कर ने मेरा मुद्दा उठाया। मैं चाहता हूं कि ऑफिशियल्स तक ये मुद्दा उठे। मुझे बड़ी मुश्किल से संयम भारद्वाज जी और सीबीएसई की डेप्यूटी सेक्रेटरी का नंबर मिला। मैंने वहां तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने मुझे रीजनल ऑफिस का नंबर दिया, लेकिन रीजनल ऑफिस का जवाब आता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। क्या मेरे भविष्य से खेलना ही था सिस्टम को? इसको उठा दे। क्या था? हम कर लेंगे। आज जो मैं भोग रहा हूँ, मैं 1.5 महीने से जो डिप्रेशन में हूँ, उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने परिश्रम किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी आवाज सुनने वाला आज कोई नहीं। मैं किसको दिखाऊं अपनी ये कॉपी कि मैं सक्षम था, मेरा स्थान था। चलो हिम्मत रखो। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कोई आपके साथ जाए ना जाए, आपकी मार्कशीट अंत तक आपके साथ जाती है। इसके 12वीं की मार्कशीट में धांधली करके, प्रॉब्लम करके, इसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, ये एक सवाल है। मेरी आवाज सुनने वाला आज कोई नहीं। मैं किसको दिखाऊं अपनी ये कॉपी कि मैं सक्षम था, मेरा स्थान था। चलो हिम्मत रखो। मैंने परिश्रम किया था, मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला। मेरे माता पिता आज परेशान हैं कि मेरा बेटा कोई कदम ना उठा ले। उनकी नींद चौपट हो गई। सिस्टम की गलती से आज मेरा भविष्य चौपट होने पे खुला है। मैं क्या बताऊं, मैं भावुक हो रहा हूँ। क्या मेरे भविष्य से खेलना ही था सिस्टम को? इसको उठा दे। क्या था? हम कर लेंगे। आज जो मैं भोग रहा हूँ, मैं 1.5 महीने से जो डिप्रेशन में हूँ, उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने परिश्रम किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी आवाज सुनने वाला आज कोई नहीं। मैं किसको दिखाऊं अपनी ये कॉपी कि मैं सक्षम था, मेरा स्थान था। चलो हिम्मत रखो। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं नीट का एग्ज़ाम लिखा। मैं नीट भी लिखा और री नीट भी लिखा। एंड जिस तरह से ये नीट लीक होते जा रहा, मैं तो अब लॉन्ग टर्म लेने की सोच रहा था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीट लीक हो गया। फर्स्ट नीट में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, सेकेंड नीट में मेरे मार्क्स डाउन हो गया। मेरे को इम्पॉसिबल दिख रहा अब वो करना। अब मैं जैसा
लॉन्ग टर्म लूँगा, ये भाई भी लॉन्ग टर्म लेके है। अब ये भी नीट लिख के लॉन्ग टर्म लेके इन्हों भी सोचे थे कि अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन नीट पेपर लीक होने की वजह से इनको भी नहीं हो सका कुछ भी। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए और हम लोग राहुल गांधी जी के जो ये कैंपिंग शुरू करें, वी ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस। सो थैंक यू। मेरा नाम जनजीत संदीप मसीह है। मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था नीट की। मैं चाहता हूँ कि एनटीए और धर्मेंद्र प्रधान जी की बहुत बड़ा फेलियर है कि 22 लाख बच्चों का फ्यूचर उन्होंने खराब किया है। ये बहुत हार्ड होता है कि हम एक साल का फीस देते हैं, 1-1.5 लाख रुपए कोचिंग का, और फिर हमारे साथ हमको जस्टिस पेपर फेयर पेपर नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो रिज़ाइन दें, क्योंकि ये उनका फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है। मेरा नाम प्रांजल खापर्डे है। मैं बिलासपुर से हूँ और मुझे री एग्जामिनेशन के दौरान बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। जैसे कि फर्स्ट पेपर बहुत ही इजी आया था, फिर सेकेंड टाइम वापस एक तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ा। उसके बाद भी जब हम मेंटली प्रिपेयर हुए और एग्ज़ाम में फाइनली देने बैठे तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारा और माइंड थोड़ा सा मतलब ये हो गया कि हम थोड़ा सा डिप्रेस सा हो गए पेपर देख के, और हमें बहुत घबराहट हुई पेपर देख के और बहुत दिक्कतें हुई। फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले तो हमें और भी मतलब कट ऑफ के मार्क्स देख के, बाकी सारी चीज़ें देख के और भी बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं। इसको 2-3 बार फेस करना सेम ईयर में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एक बच्चे के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एनटीए के डायरेक्टर हैं वो रिज़ाइन करें, क्योंकि गलती उन्हीं की है, ना कि किसी छात्रों की। और फैकल्टी चेंज करी है उन्होंने, फैकल्टी से तो कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने तो पेपर ही बनाना था, बट चेंज तो हमें डायरेक्टर को करना चाहिए, क्योंकि उनकी फेलियर है ये कि पेपर लीक्स हो रहे हैं। जी, मेरा नाम दीपक साक्षी है। मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट हूँ। जैसे कि मुझे ज्ञात है कि ना पिछले हम लोग का जो सेमेस्टर था 6 से, उसका पेपर लीक हुआ है, जिसमें 240 स्टूडेंट प्रभावित हुए। तो इसमें गलती प्रशासन की है, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की है, कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत नहीं की पेपर रोकने के लिए। उन्होंने अपना जिम्मेदारी नहीं दिलाई, जिसमें स्टूडेंट लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे उन लोग पूरा सेमेस्टर की तैयारी किए थे, उनको मेंटली प्रॉब्लम हुआ है बहुत लोग को, और उन्हें लगता है कि उनका नंबर और अच्छे से आ सकता था अगर पेपर लीक नहीं होता तो मैं गुरु घासीदास जितने भी परीक्षा से संबंधित अधिकारी लोग हैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि इसमें जिस भी संस्था का हाथ है पेपर लीक करने में, क्या उनके ऊपर कार्यवाही होगा कि नहीं। जी, मैं श्वेता यूपीएससी एस्पायरेंट, जो कि मैं 4 साल से तैयारी कर रही हूँ। और कितने स्टूडेंट हमारे कॉमरेड्स हैं, चाहे वो एसएससी को, नीट के हैं, सब हमारे बैकग्राउंड में रहते हैं। हम लोग किस किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो हम 4-5 साल से झेल रहे हैं। अभी जो यूपीएससी का रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है, उसको लेके इतना ज़्यादा बर्डन हो चुका है स्टूडेंट के ऊपर कि वो ऐसे गलत कदम उठाते हैं। चाहे वो अभी आप नीट के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं जिन्होंने इतना सुसाइड किया है। तो हमारी जो आयोग है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि आप या तो इसमें रिफॉर्म कीजिए या फिर आप जवाबदेहिता दीजिए। हमारे माँ बाप के ऊपर जो कि मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं, और ख़ास करके जब हम गांव से शहर की तरफ आते हैं तो हमारे ऊपर एक विश्वास और एक भरोसे के साथ भेजा जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ के आएंगे, गांव आएंगे, ताकि हमें देख के और भी लोग मोटिवेट हो, वो भी आगे बढ़े। बट जब बार बार रिजेक्शन होता है, बार बार उसमें गलतियाँ हो रही एग्ज़ाम में और बर्डन डाला जाता है बच्चों के ऊपर, तो हमारे माँ बाप के ऊपर इतना फाइनेंशियली बर्डन पड़ता है। और ख़ास करके जो लो क्लास फैमिली से आते हैं, और जब हमारे ऊपर हम बार बार फेल होते हैं, मानते हैं हमारी भी कुछ गलतियां रहती हैं, लेकिन बार बार सिस्टम से ये गलती हो रही है कि बार बार पेपर लीक हो रहा है। अब सेंटर जो है बार बार दूर भेज रहे हो, उसके बाद बोलते हो कि सिस्टम खराब हो रहा है, बार बार पेपर रद्द कर रहे हो। तो हमारे ऊपर इतनी मानसिक प्रताड़ना होती है, और हम गर्ल्स रहते हैं जो हमारे ऊपर सामाजिक दबाव और ज़्यादा रहता है। तो माँ बाप के ऊपर और हमारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, इकोनॉमिकल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है।
तो वो इस चीज़ पे ध्यान दें। आप बजट में इतना कम एजुकेशन में जो बजट एलोकेशन करते इतना कम करते हो, और उसके बाद जो स्टूडेंट के ऊपर आता है खर्चे जब निकालने जाओ पूरे मिनिस्ट्री से उसमें कंपेयर में, तो स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा आ रहा है बर्डन। तो सर आप न एजुकेशन सब्सिडी दे रहे हो, न रिफॉर्म कर रहे हो, न अकाउंटेबिलिटी आती है, ना ट्रांसपेरेंसी है, तो हम स्टूडेंट लोग कहाँ जाएँ? तो यही हमारी दरख्वास्त है कि आप जितने भी ग्रुप ए बी सी डी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, आप उसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए, और आप जब गलती कर रहे हो तो उसको मानिए और उसमें रिफॉर्म कीजिए। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप बच्चों को बार बार मेंटली टॉर्चर ना कीजिए, और फाइनेंशियली आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप बार बार फॉर्म डलवाओगे, बार बार पेपर रद्द करोगे, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। और जो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ है, आप आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, सिलेबस के अंदर से नहीं दे रहे हो, और उसके बाद बोलते हो आप यहाँ से पढ़ो, आप वहाँ से पढ़ो। हम कहाँ से पढ़ें? आप पेपर तक दीजिए। मानते हैं यूपीएससी बहुत बड़ी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट उस पर बहुत बड़ा धब्बा लगने जा रहा है। आप तुक्केबाजी वाला क्वेश्चन उसमें ला रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, बोल रहे हो इस सोर्सेज से पढ़ो, उस सोर्सेज से पढ़ो। तो हम कितने सोर्सेज से पढ़े भाई? आप पेपर हार्ड नहीं दे रहे हो, आप पेपर स्टर्ड दे रहे हो। तो हमारा यही डिमांड है कि भाई आप अकाउंटेबिलिटी लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, और एजुकेशन पे ध्यान दो। एजुकेशन से ये पूरा भारत टिका हुआ है, उसी से सब कुछ होगा। मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण विराम दूंगी। जहाँ तक हमारे आप लोग के माध्यम से आवाज़ जा रही हो, एजुकेशन मिनिस्टर के कानों में ये डालिए कि बच्चों के साथ कभी खिलवाड़ करना बंद ना करें। बार बार खिलवाड़ करें उनके साथ कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बच्चे क्या करेंगे? सुसाइड ही करेंगे। फिर आप तो निकल जाओगे वैसे। हमारे माँ बाप के ऊपर बार बार प्रेशर आता है, तो आप उनके हमारे माध्यम से उनके पास ये बात पहुँचाइए। थैंक यू। मैं सोनाक्षी यादव, मैं पिछले 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और मैं बिहार से आती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को बाहर भेजना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं घर में कितने सारे हम वादे प्रॉमिस करके आते हैं कि हम आएंगे और यूपीएससी क्रैक करके या अदर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करके जाएंगे। मेरा सवाल यह है यूपीएससी आयोग से, जो आपने सिलेबस में दिया है वो देश के लाखों अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर रहे हैं। जो आप सिलेबस सी सेट के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, जो आपने सिलेबस में दिया है सी सेट को 10th लेवल से पूछा जाता है, क्या इस बार का सी सेट 10th लेवल का था? आप कैट लेवल के पूछते हैं। जो बच्चे गांव से आते हैं वो 10th के बाद मैथ नहीं उनको पता रहता है, क्योंकि वो आर्ट लिए रहते हैं। आपका एजुकेशन इतना ख़राब है, आप सरकारी स्कूल में जाके देखिए, 1 क्लास का बच्चा सिंपल जोड़ घटा भी नहीं जानते हैं। और वैसे बच्चे अगर वो चाहें कि हम यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं। तो मैं यूपीएससी आयोग से यही कहना चाहती हूँ कि आप सिलेबस से पूछिए, सिलेबस से आप कितने भी हार्ड देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कारम अंदरिकी, आई एम जनित అండ్ సో నమస్కారం అందరికీ, నా పేరు జనిత్ అండ్ నేను నీట్ 2026 యూజీ పరీక్ష రాశాను ఈ ఇయర్. అండ్ 2 years చాలా కష్టపడి అందరు స్టూడెంట్స్ ఈ ఎగ్జామ్ని రాస్తారు. అండ్ May 3rd ఈ ఎగ్జామ్ జరిగింది. ద పేపర్ కూడా ఈజీగా వచ్చింది అండ్ ఎవ్రీవన్ వర్ హ్యాపీ. అండ్ ఒక 9 days టైంలో ఆన్ May 12th దే అనౌన్స్, గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది దట్ రీనీట్ హోనే వాలా హై, రీనీట్ జరగబోతుంది అని. సో రీనీట్ అనగానే లైక్ అసలు ఎవరికేం అర్థం కాలేదు, బికాజ్ everyone are not the same. The situation in every family is not the same. Like many people are well off, maybe chaala mandiki maybe they are well off, but many people have loans katti వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివిస్తారు. అండ్ రీనీట్ అనగానే అంటే మళ్ళీ మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సిలబస్, అండ్ మళ్ళీ 1 month టైంలో కండక్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. అండ్ ఒక నేషనల్ ఎగ్జామ్ లీక్ అవ్వడం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ఈజీ థింగ్. లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ ఒక జోక్లా చెప్పేశారు, జస్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నీట్ అని మళ్ళీ పెడతామని. అండ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ సింపుల్. అండ్ ఈ 1 month టైంలో చాలా స్టూడెంట్స్ చాలా మెంటల్ ట్రామాని ఫేస్ చేశారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా మెంటల్ ట్రామాని ఫేస్ చేశారు. అండ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దే వర్ ఆల్మోస్ట్ 50+ రిపోర్టెడ్ సూసైడ్స్. అండ్ వన్ సూసైడ్ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్. వన్ లైఫ్, ఇట్ డిటర్మైన్స్ ఇట్ స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్. సో ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్ని పనంగా పెట్టి ఒక నేషనల్ ఎగ్జామ్ని ఇంత ఈజీగా లీక్ చేశారంటే లైక్ దట్ జస్ట్ షోస్ ద కేర్లెస్నెస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఒక ఎగ్జామ్ ఇంటెగ్రిటీని కానీ ఆ ఎగ్జామ్ని కానీ ఒక నేషనల్ వైడ్ 22 lakh స్టూడెంట్స్ రాశారు, వాళ్ళ అందరికీ రీనీట్ అంటే మళ్ళీ రాయడం అనేది అస్సలు ఈజీ థింగ్ కాదు.
అండ్ ఎవ్రీ వన్ కూడా ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి హాస్టల్లో చాలామంది ఉంటారు అండ్ దే మైట్ హ్యావ్ గాన్ టు దేర్ ఓన్ సిటీస్. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి. అండ్ చూసాం కూడా మనము చాలామందికి సెంటర్స్ ఒకరికి అబుదాబీలో ఒకరికి పడింది, ఒకరికి పాకిస్తాన్ కరాచీలో పడింది. లైక్ హౌ కెన్ దట్ హ్యాపెన్? ఎందుకంటే అసలు ఆ సిటీనే అసలు అటువైపు చూస్ చేసుకున్నప్పుడు హౌ ఆర్ ది సెంటర్స్ సో వివిడ్ అండ్ సో వాస్ట్. సో ఒక ప్రాపర్ సెట్ కానీ ఒక ప్రాపర్ థింగ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్. అండ్ ఐ విష్, because this is not the first time, already 2024 the paper was leaked and they conducted re-NEET in the respective states where the paper leaked. 2025 the paper was very hard and everyone were very disappointed. So year everyone were hopeful that everything is going to go fine, but as we saw it was exactly the opposite as we expected it to be. And I just hope that ikka meedat aina, because chaala face chesi vacham, chaala mandi chaala face chesaru and naaku telisina vallu kuda they were very depressed and it's just not an easy thing to prepare for an exam again. So chaala mandi chaala drops teeskoni untaru 5 to 6 years of their life and maybe they would have done well but it just all got wasted. So ikka meedat aina I please hope that there are no leaks, because this is a very big exam conducted by NTA and I just hope there are no more leaks and that's it. Thank you. হয়, নমস্কাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী পলাশজ্যোতি দত্ত আৰু মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ। যিহেতু নীটৰ পেপাৰ লিক এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয়, এই 11 বছৰত বহুবাৰ নীটৰ নিচিনা এটা পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লিক হৈছে। আৰু ময়ো যিহেতু এসময়ত ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ বা নীটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত মই জানো যে নীট পৰীক্ষা দিবৰ বাবে মানসিকভাৱে হওক বা শাৰীৰিকভাৱে হওক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লগা হয়, কিমান মানসিক চাপত থাকিব লগা হয় সেই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে, বা গোটেই অঞ্চলটোৰ বা মা দেউতাৰ কিমান আশা আকাংক্ষা সপোন থাকে এই পৰীক্ষাটোক লৈ। গতিকে মই খুব বেছি এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ ঘৰৰ সম্পৰ্কীয় এজনী ছাত্ৰ, এইবছৰ তেখেতে নীটৰ কাৰণে পঢ়ি আছিল, একবছৰ ড্ৰপো দিছিলে ছাত্ৰজনে। তেখেতৰ দেউতাক হৈছে খেতিয়ক, বৰদলনি অঞ্চলৰ। মই কৈ দিছোঁ ধেমাজি বৰদলনি অঞ্চলৰ হয়, আচলতে ছাত্ৰজনৰ নামটো ল'ব বিচৰা নাই। তেখেতে পৰীক্ষাৰ বাবে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ল, 1 বছৰ ধৰি তেখেতে ড্ৰপো দিলে, কোচিং কৰিলে, ইয়াত গুৱাহাটীত আহি কোচিং কৰিলে। ঘৰৰ খেতিয়ক দেউতাকে 1 বিঘা মাটি আনকি বিক্ৰীও কৰিছে। সেই ছাত্ৰজনে যেতিয়া পৰীক্ষা দিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আন প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি মেলি পৰীক্ষা যেতিয়া গ'ল, তাৰপিছত যেতিয়া নীটৰ সেই প্ৰশ্নখন লিক হৈ যায়, সেই সময়ত সেই দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰজনে বুজি পায়, সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বুজি পায় এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে তেওঁলোকে কিমান চাপত থাকিব লগা হৈছে। আচলতে এই নীটৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান যিয়ে হওক বা NTA হওক সম্পূৰ্ণৰূপে ফেইল হৈছে। আমি যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে সদায় জড়িত হৈ আছোঁ, সদায় আমি এই বিষয়ে পাতি আছোঁ, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক মানসিক বহুত চাপত আছে। এতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতে কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত 5 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িবলৈ আহিছে। তাৰ বেছিভাগেই যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, তেখেতে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীটৰ বাবে ড্ৰপ দি নীটৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি পঢ়িবলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত, আপোনাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িবলৈ আহিছে, ডিগ্ৰী 5 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰ্চৰ কাৰণে। কিন্তু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি কেনেধৰণৰ মানসিক প্ৰেছাৰৰ বাবে সেই নিজৰ যি সপোনটো আছিলে, আশা আছিলে, আকাংক্ষা আছিলে, সেই এৰি সেই ডিগ্ৰীটোৰ বাবে ধাৱমান হৈছে বা ধাউতি মেলিছে, সেই কথাবিলাকো আমি অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব। আজি আমি সেই কথা বতৰাবিলাক পাতিব লাগিছিলে। কেনেকৈ নেট পৰীক্ষা, আনকি নেট 2024 চনত নেট পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে, নীটৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হয়, কোনো এটা পৰীক্ষা ভালকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে, সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে, তেনেদৰে ফাদিল হয় পৰীক্ষাসমূহ। সেই কথা বতৰাবিলাক আমি পাতিব লাগিছিলে। আমি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আছে, ভৱিষ্যতক লৈ আমি কথা বতৰা পাতিব লাগিছিলে। আৰু এটা খুব মই এই কথাতে টানি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 আধাৰত প্ৰতিখন কলেজত প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰযোজ্য কৰি দিলে, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত সেই কলেজবিলাকত সেই 5 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আন্তঃগাঁথনি পৰ্যাপ্ত আছেনে? বহু কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হওক বা শিক্ষকসকলে হওক বুজিয়ে পোৱা নাই 4 ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কেনেকৈ হ'ব বা 4 ইয়াৰ প্ৰগ্ৰেমটো কেনেকৈ হ'ব, 4 নম্বৰ বৰ্ষটো কেনেকৈ চলিব, কেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব। সেই কলেজখনত, সেই গাঁৱৰ মহাবিদ্যালয়খনত, সেই অঞ্চলটোৰ মহাবিদ্যালয়খনত সেই ৰিচাৰ্চ কৰা সেই আন্তঃগাঁথনিসমূহ আছেনে? সেই কথা বতৰাবিলাক আমি আজি পাতিব লাগিছিলে। আচলতে যিসমূহ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়ি আছে, ডিগ্ৰী কোৰ্চতে হওক, এতিয়া নীটৰ বাবে হওক বা আন পৰীক্ষাৰ বাবে হওক, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এটা অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ ভাৱে ধাৱমান হৈ আছে আমাৰ যি লাগিছে, বা যিখিনি আমি দেখি আছো বৰ্তমান সময়ত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি যিমানবিলাক পঢ়ি আছো। গতিকে নীটৰ নিচিনা এনেকুৱা এটা যি সপোন, আশা আকাংক্ষাসমূহ জড়িত হৈ থাকে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাক, কাৰণ ডাক্তৰ হ'ব, সমাজ সেৱা কৰিব, আগন্তুক সময়ত কিমান এটা সপোন পুহ লৈ সেই পৰীক্ষাটোৰ বাবে সাজু হয়, কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ সেই মানসিক অৱস্থাটোৰ পৰা
ওলাই গৈ পৰীক্ষাটো দিব যায়। গতিকে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাক যেতিয়া পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকতসমূহ ফাদিল হয় তেন্তে আমাৰ বহুত দুখজনক কথা। গতিকে আমি এটাই আশা কৰিম যে এই নিটৰ যি পেপাৰ লিক হৈছে, এই বস্তুটো আজিকালি এনেকুৱা এটা হৈছে যে NTA বা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া হওক, আমাৰ গাঁৱত যিসমূহ ক্ৰিকেট মেটচ হয় তাৰ আগতে এটা ট্ৰায়েল বল দিয়া হয়, ট্ৰায়েল বলৰ চিষ্টেম কৰি হৈছে যে এবাৰ আমি পৰীক্ষাটো পাতিলো, যদি প্ৰশ্ন কাকত লিখা আমি আকৌ এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰি দিম। তেনেধৰণে আচলতে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা আমাৰ দেখা গৈছে। গতিকে আমি যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি আচলতে বহুত দুখ পাইছো আৰু আমি এটাই আশা কৰিছো যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেখেতে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু যি ব্যৱস্থাটো আছে এই ব্যৱস্থাটো সোনকালে অধিক টনকিয়াল কৰিব লাগে, যাতে তেখেতে যদি আজি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া যদি আজি পদত্যাগ কৰে তেখেতে এটা মেছেজ যাব যে বৰ্তমান সময়ত পেপাৰ লিকৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে আৰু আগন্তুক সময়ত যিসমূহ পৰীক্ষা আছে সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি সেইটো আশা কৰিছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি সদায় ৰাজপথতো আছো, আন্দোলন কৰি আছো। আমি বাৰম্বাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি বা আন যিসমূহ মাধ্যম আছে মাধ্যমৰ যোগেদি আমি এটাই কৈ আছো যে যিহেতু নিট পৰীক্ষা আন পৰীক্ষাসমূহ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ ফাদিল হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰক। ধন্যবাদ।